हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेयर के प्रकार। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था बेसिकली शेयर क्या होता है और शेयर धारक क्या होते हैं और शेयर पूंजी क्या होता है। साथ ही साथ मैंने इसके बारे में थोड़ी स्टोरीज जो थी वो सुनाई थी, जो आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो आज का टॉपिक है वो है शेयर के प्रकार। और शेयर के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए ही समझ लो ये वाली क्लास रहेगी पूरी आपकी। और आपको इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपको याद रखना है कि क्या और कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमसीक्यू, ताकि आपको याद रहे कि ये क्लास जो है एमसीक्यू के लिए क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शेयर के प्रकार की, तो शेयर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर। ध्यान से सुनना, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर का दूसरा नाम होता है अधिमांश शेयर और इक्विटी शेयर का दूसरा नाम होता है सामान्य शेयर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अधिमांश शेयर या प्रेफरेंस शेयर क्यों कहते हैं, ताकि आपको याद रहे कि अधिमान का और प्रेफरेंस का मतलब एक ही होता है, इक्विटी और सामान्य का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के भी प्रकार हैं, लेकिन इक्विटी के कोई प्रकार नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स के भी प्रकार है। तो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर के प्रकार की बात करूं तो बेसिकली इनको चार भागों में बांटा गया है। पहला है डिविडेंड के चुकाने के आधार पर, ध्यान सुना, पहला है डिविडेंड चुकाने के आधार पे, दूसरा है वापसी के आधार पे, तीसरा है अतिरिक्त डिविडेंड में हिस्सा के आधार पे, फिर चौथा है परिवर्तन के आधार पे। ठीक है, इस तरह से टोटल कितने प्रकार हो गए? चार प्रकार हो गए, और इन सभी के अंदर दो दो पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड चुकाने के आधार पे या डिविडेंड के चुकाने के आधार पे। तो डिविडेंड चुकाने के आधार पे इसमें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संचयी, ध्यान से सुनना, एक संचयी होता है और एक असंचयी होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस, और इसको बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा ऐसा CF, याद है? ये CF का मतलब क्या होता है? सी का मतलब यहाँ पे भी क्या होता है? कम्युलेटिव, राइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संचयी। और एक CF का मतलब हम क्या समझते थे? हम CF का मतलब समझते थे, जब भी CF दिया रहता है, जैसे मान लो F दिया रहता 1 2 3, तो अगर CF निकाला तो क्या कहते हैं? 1 + 2 + 1 3 + 3 + 3 6, यानी हम जोड़ते जाते थे कि नहीं जोड़ते जाते थे? तो यहाँ पे भी वही मतलब है। मतलब क्या हुआ वो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ही लिख के मैंने समझा दिया है। जैसे कि मान लो अगर आपको किसी वर्ष डिविडेंड नहीं मिला, यानी कि मैंने मान लिया है 2020, अगर आपको 2020 में डिविडेंड नहीं मिला है और 2021 में कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ है, मतलब कंपनी अच्छा कर रही है, तो होगा क्या? तो ऐसे केस में आपको 2020 + 2021 का डिविडेंड जो है वो साथ में मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अगर सिंपल भाषा में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं कि नहीं चुकाया डिविडेंड, ध्यान से सुनना, नहीं चुकाया डिविडेंड जो है वो क्या हो जाता है? एकत्रित होता है, और जब कंपनी को फायदा होता है तो कंपनी एक साथ चुका देती है। क्लियर हुआ इतना? तो याद रखना, एकत्रित हुआ डिविडेंड कब चुकाया जाता है? तो डिविडेंड चुकाया जाता है तब जब कंपनी वाले में अरे किसी व्यक्ति ने संचयी संचय या कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कंपनी में से खरीदा हो तब। क्लियर है? दूसरा है असंचय या नॉन कम्युलेटिव। असंचय या नॉन कम्युनिटी का मतलब होता है कि डिविडेंड एकत्र नहीं किया जाता है। मतलब ये है कि अगर 2020 में नुकसान हुआ, ठीक है, सॉरी ये 2020 नहीं है, 220 है। मतलब ये है कि अगर 2020 में नुकसान हुआ है, पैसा नहीं मिला है, और 2021 में फायदा हुआ, तो सिर्फ 2021 का ही मिलेगा, 2020 वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वापसी के आधार पे। तो अगर हम बात करते हैं वापसी के आधार पे, तो वापसी के आधार पे बेसिकली दो प्रकार है। एक है रिडीमेबल, क्या है? रिडीमेबल, और दूसरा है इरिडीमेबल। अब सवाल है रिडीमेबल या इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल का सिंपल मतलब होता है वापस कर सके। तो इसका मतलब क्या होगा? वापस न कर सके। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होगा? वापस न कर सके। ठीक है, अब वापस कर सके और वापस न कर सके का मतलब क्या होता है वो समझो। जो रिडीमेबल वाले होते हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं वापस कर सके, ऐसे जो शेयर होते हैं, उनको अमुक निश्चित समय के बाद, ध्यान से सुनना, उनको अमुक निश्चित समय के बाद कंपनी जो है नोटिस देकर जब चाहे तब वापस कर सकती है। जब चाहे तब मतलब जो वर्ष निश्चित किया गया वो वर्ष में जब चाहे तब वापस कर सकती है। जैसे कि 2017 में एक शेयर प्रकाशित किया गया था जिसको कहा गया था 5 साल। तो 5 साल क्या होगा? जब जैसे ही 5 साल बीतने वाली होंगे तो कंपनी जो है नोटिस देकर कभी भी 2020 में जो है वो शेयर क्या कर सकती है? वापस कर सकती है।
अब दूसरा है ई रिडीमेबल। तो इसमें याद रखना है कि जो ई रिडीमेबल वाले होते हैं यानी वापस न कर सके ऐसे डिबेंचर जो होते हैं, सॉरी सॉरी, ऐसे जो शेयर होते हैं, ये कब वापस किए जाते हैं? जब कंपनी का विसर्जन होता है। यानी सिंपल याद रखना है कि ऐसे शेयर सिर्फ कंपनी के विसर्जन के समय ही वापस किए जाते हैं और उसके पहले या उसके बाद वापस नहीं किए जाते। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट। पहला क्या था? डिविडेंड चुकाने के आधार पे, जिसमें आपका होगा संचयी और असंचयी। फिर है वापसी के आधार पे, जिसमें दो होगा, एक होगा रिडीमेबल और एक होगा इरिडीमेबल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला। अगला है अतिरिक्त डिविडेंड में हिस्सा के आधार पे। अब ये क्या है? अतिरिक्त डिविडेंड में हिस्सा के आधार पे, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब सिंपल भाषा में होता है भाग लेना, और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है हिस्से में भाग नहीं लेना। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है वो देखो। निश्चित दर के आधार पे डिविडेंड मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो शेयर धारक होते हैं उनको फिक्स होता है कि इतना पैसा उनको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2022 में 10% डिविडेंड मिलेगा, ये बात फिक्स है। फिर क्या होता है? यदि लाभ बच गया, मान लो कि जो डिविडेंड देना था वो हमने दे दिया है और देने के बाद भी पैसा बचा हुआ है, तो कुछ शर्तों के अधीन अतिरिक्त डिविडेंड मिल सकता है। मतलब ये है, लाभ बचा है तो थोड़ा बहुत और मांग सकते हैं। क्लियर है इतना? सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं पूरा को एक साथ, तो मतलब ये है कि अगर आपको डिविडेंड मिल चुका है, फिर भी अगर आप चाहे तो डिविडेंड एक्स्ट्रा मांग सकते हैं, लेकिन कब मांग सकेंगे? जब वहां पे पैसा बचा होगा तब। क्लियर है? उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्या होता है कि जितना तय किया गया है, यानी कि सिंपल भाषा में केवल निश्चित किए हुए दर से ही डिविडेंड मिलता है। अगर पैसा बचा भी तो तुमको नहीं मिलेगा, जितना बोला गया था उतना ही मिलेगा, उतने में खुश रहो। क्लियर है? तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, अतिरिक्त डिविडेंड। अभी चौथा है परिवर्तन के आधार पे। परिवर्तन में दो है, एक है कन्वर्टिबल और दूसरा है नॉन कन्वर्टिबल। ध्यान से सुना, एक है कन्वर्टिबल और दूसरा है नॉन कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल की बात करते हैं तो कन्वर्टिबल का मतलब होता है अमुक निश्चित समयावधि के बाद जब चाहे तब निश्चित शर्तों के अधीन संपूर्णतः या अंशतः इक्विटी में परिवर्तन किया जा सकता है। याद रखना है, जो कन्वर्टिबल होते हैं यानी कि परिवर्तनीय होते हैं, उनका शेयर का जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि एक निश्चित समय के बाद जब चाहे तब नोटिस देकर, ध्यान से सुनना, नोटिस देकर चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। अगर ध्यान दिया हुआ पूरा किसके प्रकार की बात करें, प्रेफरेंस शेयर के प्रकार की बात करें ना, तो प्रेफरेंस से कोई प्रेफरेंस में तो आएगा नहीं, प्रेफरेंस से किस में जाएगा? इक्विटी में जाएगा। तो इसीलिए कहा कि जब चाहो तब नोटिस देके बदल सकते हो। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आप नोटिस देके शेयर को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। क्लियर इतना? तो ये था हमारा शेयर के प्रकार। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर के बीच में अंतर। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आसान हो जाएगा याद करना। जैसे देखो, प्रेफरेंस शेयर में निश्चित दर से डिविडेंड मिलता है, ये याद रखना है, निश्चित किए गए दर से डिविडेंड मिलता है, लेकिन इसमें कोई दर निश्चित नहीं होता है। यदि लाभ हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात याद रखनी है। उसके बाद सेकंड है चुकाना बाकी डिविडेंड। इसमें हमने देखा कि कम्युलेटिव डिवेंचर, अरे सॉरी, कम्युनिटी शेयर जो होते हैं उसमें अगर मान लो कि जिनके पास कम्युनिटी शेयर है और अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला है तो भविष्य में कंपनी के लाभ के सामने चुकाया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है। अगर इक्विटी शेयर पर का ऐसा नहीं चुकाया गया है तो डिविडेंड भविष्य में कंपनी के लाभ में से नहीं चुकाया जाता है। मतलब ये है कि अगर मान लो एक बार डिविडेंड नहीं मिला, जैसे कि 2020 में डिविडेंड नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं है कि 2021 में जो होगा उसमें 20 और 21 का जोड़ के मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। 2021 में सिर्फ और सिर्फ 21 का ही मिलेगा। ठीक है। तीसरा है डिविडेंड चुकाने में प्रथम अधिकार। अगर हम दोनों की बात करें यानी पहले नंबर पे इसको, दूसरे नंबर पे इसको, तो हमेशा जो अधिकार होता है वो पहला इसके पास होता है। किसके पास होता है? प्रेफरेंस शेयर के पास होता है। उसके बाद इसके पास होता है यानी कि इक्विटी शेयर के पास। तो याद रखना है कि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड चुकाने से पहले इन्हें डिविडेंड प्राप्त करने का प्रथम अधिकार है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड चुकाने के बाद ही इक्विटी शेयर पर डिविडेंड चुकाया जाता है। नंबर 4, पूंजी भुगतान में प्रथम अधिकार। तो सिंपल याद रखना है, पूंजी भुगतान में भी प्रथम अधिकार किसको है? प्रेफरेंस शेयर वालों को है, इक्विटी शेयर वालों को नहीं है। अब बात के दो जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू बनता है, तो ये दोनों में इंपॉर्टेंट लिख देता हूं यहाँ पे।
यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। अभी इन दोनों में पॉइंट में क्या है, प्रेफरेंस शेयर धारकों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर धारकों को मतदान का अधिकार होता है। सिंपल भाषा में, क्योंकि ये कंपनी के असली मालिक होते हैं और मालिक को तो बोलने का अधिकार होगा ही होगा, ये याद रखना है। दूसरा, संचालन में साझेदारी का अधिकार। अब जब मत देने का अधिकार नहीं है तो भाग लेने का भी कोई अधिकार नहीं होगा, और अगर इनको मत देने का अधिकार है तो भाग लेने का भी अधिकार होगा ही होगा। क्लियर है? तो ये सिंपल सा याद रखना है कि किसको भाग लेने का अधिकार है और किसको नहीं है। तो यहाँ पे आज की क्लास में बेसिकली यही दो टॉपिक में कवर करके छोड़ दे रहा हूँ, बाकी का टॉपिक आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? शेयर के प्रकार। शेयर दो प्रकार के होते हैं, इसमें प्रेफरेंस है और इक्विटी है, और प्रेफरेंस में भी चार होते हैं, वो चारों का पढ़ा, और दोनों के बीच में डिफरेंस, इसमें जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। इसके बाद अब अगली क्लास में हम अपना सीधा स्टार्ट करेंगे रोजनामचा। जो बेसिक था वो मैंने बता दिया, हाँ बाकी का जो है वो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिलहाल मान के चलो कि 3-4 क्लास में आपका जो चैप्टर है वो बढ़िया से हो जाएगा। अभी 2 क्लास हो गई है, आने वाले 3 से 4 क्लास में आपका बढ़िया से चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का जो टॉपिक है वो आने क्लास में डिस्कस करेंगे, आने वाले क्लास में। और क्लास अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पीडीएफ को बनाने में मेरा 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि कॉपी पेस्ट है, इसमें मैंने अपने नियम कानून कुछ लगाए। अपने नियम कानून मतलब अपने लैंग्वेज में मैंने कुछ चीजें लिखी है, टाइपिंग किया है, हैंड रिटेन नोट्स हैं, तो बहुत सारी मेहनत है इस 282 पेज के पीछे। तो इसका भी थोड़ा कद्र करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।